लगभग 25% लड़के अपने 20s में ही हेयर लॉस को फेस कर रहे हैं और 35 की उम्र में ये नंबर बढ़कर 65% तक पहुंच जाता है। मतलब हर 4 दोस्तों में से 3 लोगों के बाल उड़ रहे हैं। और हम में से ज्यादातर लड़कों में ये हेयर लॉस एक पैटर्न में आता है जिसमें हमारे सामने के बाल पीछे जाने लग जाते हैं, जिसे हम रिसीडिंग हेयरलाइन कहते हैं। और भाई मैं भी तुम लोगों से अलग नहीं हूँ। जैसे ही मैं 30s का हुआ मैंने भी नोटिस किया कि मेरी हेयरलाइन जो पहले डेंस और स्ट्रेट थी अब थोड़ी एम शेप की हो गई है और पीछे जा रही है, जिसे हम रिसीडिंग हेयरलाइन की पहली स्टेज कहते हैं। और अगर इसे रोका ना जाए, इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जल्दी स्टेज 2, 3, 4, 5 आती है और पूरा तरीके से आदमी गंजा हो जाता है। लेकिन आज की डेट में मेरी एज 36 है और कुछ ही महीनों में मैं 37 का हो जाऊंगा और मैंने कई सालों से स्ट्रिक्टली एक हेयर केयर रूटीन को फॉलो करा है, जिसकी हेल्प से ही मैं अपनी हेयर लाइन को पीछे जाने से रोक पाया हूँ। इनफैक्ट अपनी हेयर लाइन के आसपास मैंने बेबी हेयर्स को ग्रो होते भी देखा है। मानता हूँ शायद मैं इतना ज्यादा डिफरेंस अचीव नहीं कर पाया, लेकिन अपनी हेयर लाइन को पीछे जाने से रोक पा रहा हूँ इस एज में, जबकि मुझसे कम उम्र के लोग मेरे जो आसपास हैं वो गंजे हो रहे हैं। मेरे लिए ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी है वो ये है कि इस रूटीन को मैंने अपने 20s से ही फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया। अगर शायद मैं इसे पहले फॉलो करता तो मेरी हेयर लाइन अभी और ज्यादा अच्छी होती और ज्यादा बेटर कंडीशन में होती। क्योंकि हम लड़कों के साथ एक दिक्कत है यार, जब तक हमें अपने बाल उड़ते हुए या गंजापन दिखाई ना दे तब तक आप अपने हेयर लॉस को सीरियसली लेते ही नहीं है। कोई भी शैम्पू यूज करेंगे, कोई भी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स लगाएंगे, अपने बालों को कैसे भी स्टाइल करेंगे, वो कंघी लगा के हेयर ड्रायर सामने से मारेंगे कि हमारी हेयर लाइन पीछे जाने लग जाए, और फिर जब वो जाती है ना पीछे तो फट के हाथ में आ जाती है। जैसे ही गंजापन दिखाई देता है हम हबड़ा तबड़ी में कुछ भी लगाने लग जाते हैं, घरेलू नुस्खे, प्याज, लहसुन, मेथी, कुछ भी ट्राई करेंगे, कोई तेल मिल जाए जिससे हमारे बाल वापस आ जाएं। और जब तक असली चीज, जब तक असली ट्रीटमेंट हाथ में लगता है ना तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर तुम एक लड़के हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई चाहे तुम्हें हेयर लॉस हो रहा है अभी या नहीं हो रहा है, तुम्हारी एज कम है या ज्यादा है, तुम्हें एक अच्छा हेयर केयर रूटीन फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग गंजे होने वाले हैं और ये एक सच्चाई है। मेरे रूटीन का सबसे पहला स्टेप है माइक्रो नीडलिंग। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी सुइयों से माइक्रो इंजरीज होती है हमारे स्कैल्प या उस एरिया पे जहाँ पे बाल जा रहे हैं, और उसकी वजह से बॉडी ज्यादा कोलेजन, ज्यादा ब्लड फ्लो उस एरिया तक पहुंचाती है जिससे नए बाल आ सकते हैं। मैंने सबसे पहले डर्मा रोलिंग से ही स्टार्ट करा था। मैंने पहले गलत डर्मा रोलर यूज करा काफी टाइम, फिर मुझे पता चला कि भाई सही डर्मा रोलर कौन सा है। इस पे मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने बताया है कि सही डर्मा रोलर कैसे चूज करना है आपको। लेकिन ज्ञान जो है हमें हर एज में मिलता रहता है, इसलिए मुझे अब जाके पता चला है कि डर्मा रोलिंग से भी बेटर ऑप्शन है डर्मा स्टैंपिंग, जो कि मैं कुछ महीनों से कर रहा हूँ रेगुलरली। डर्मा स्टैम्प बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसमें मल्टीपल नीडल लेंथ की सेटिंग्स होती हैं। 0.5 mm से ये 3 या 4 mm तक जाती है। मैं 0.5 mm से स्टार्ट किया था और अब मैं 1 mm तक यूज करता हूँ अपनी हेयरलाइन के अराउंड। वीक में सिर्फ एक बार यूज करता हूँ और मैं इसे डिसइंफेक्ट करने के लिए ना ही सैनिटाइजर यूज करता हूँ ना ही गर्म पानी का यूज करता हूँ। मैं यूज करता हूँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% स्ट्रेंथ वाला। देखो उबला पानी तो बिल्कुल बेकार है, वो उसे क्लीन नहीं करेगा, और सैनिटाइजर अगर तुम यूज करोगे तो उसमें आर्टिफिशियल कलर्स हो सकते हैं, फ्रेग्रेंस एडिड हो सकती है जो कि उन नीडल्स पे चिपक जाती है और जिसकी वजह से तुम्हारे स्कैल्प पे इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आपको वो यूज करना है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट यूज करते हैं, और वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70%। एक बोतल मंगवा लो, 1 साल भर तक चलेगी, बहुत ही कम लगता है, हल्का सा 2-3 स्प्रे करने अपने स्टैम्प पे और काम हो जाएगा। यूज करने से पहले स्प्रे करो, 5 मिनट तक छोड़ दो, उसके बाद अपने इफेक्टेड एरियाज में जैसे कि मेरी हेयर लाइन पे मैं इसे डर्मा स्टैम्प को इस तरीके से यूज करता हूँ, और यूज करने के बाद मैं इसे दोबारा डिसइंफेक्ट करके स्टोर कर देता हूँ। ये डर्मा रोलर से इसलिए भी बेटर है कि इसकी नीडल्स हर टाइम एक्सपोज नहीं रहती, ये डर्मा स्टैम्प के अंदर चली जाती है और इन्फेक्शन का चांस और कम हो जाता है। माइक्रो नीडलिंग पे बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, इसकी इफेक्टिवनेस प्रूवन है कि बाल उगाने में ये हेल्पफुल है। डर्माटोलॉजिस्ट भी इसे यूज करते हैं, इसलिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक अच्छे डर्मा स्टैम्प या डर्मा रोलर में जरूर इन्वेस्ट करो। हमारे इस रूटीन का स्टेप नंबर 2 है एक हेयर ग्रोथ एक्टिवेटर सिरम। भाई मैंने भी नॉर्मल किसी भी लड़के की तरह पहले प्याज, रोजमेरी ऑयल, लहसुन, मार्केट में मिलने वाले अलग अलग तेल सब कुछ ट्राई करके देख लिया था। उसके बाद ही मैं एक हेयर ग्रोथ सिरम रेगुलरली यूज करना शुरू किया है, क्योंकि जो एक हेयर ग्रोथ सिरम से रिजल्ट्स मिलते हैं ना वो इन सबसे मिल ही नहीं सकते। और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं आगे समझाता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले एक तेल मार्केट में आया था जिससे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने प्रमोट किया था, बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए थे कि आपके बाल लंबे हो जाएंगे, नए बाल आने लग जाएंगे, गंजे आदमी के सर पे भी बाल उगा दिए गए, इसे लगाने से बाल बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, लंबे लंबे बाल वाले लोग दिखाए गए थे आपको। मेरे पास भी वो लोग आए थे, अच्छा खासा अमाउंट ऑफर कर रहे थे मुझे स्टे के साथ साथ कि आप आओ और हमारे तेल को प्रमोट करो, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था क्योंकि मुझे पता था ये स्कैम है, और स्कैम और झूठ जो है आज नहीं तो कल पब्लिक को समझ में आ ही जाता है। और वही हुआ भाई, कुछ टाइम बाद इंटरनेट पे खुद ही कई लोगों ने आके रिव्यू दिया कि इस तेल को यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट उस पे इंग्रेडिएंट्स तक मेंशन नहीं थे कि उसमें डाला क्या हुआ है। असल में क्या चीज तुम्हारे बाल उगा सकती है, क्या चीज तुम्हारा हेयर फॉल कंट्रोल कर सकती है, उसके लिए तुम्हें साइंस पे ही भरोसा करना पड़ेगा, और साइंटिस्ट इस चीज
चीज पे रिसर्च करते हैं, नए नए मॉलिक्यूल्स ढूंढते हैं, इस चीज पे पैसे खर्च होते हैं भाई। मेल पैटर्न बॉल्डनेस के पेशेंट्स पे इन मॉलिक्यूल्स को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद रिजल्ट्स देखे जाते हैं कि हाँ बाल उग रहे हैं या नहीं उग रहे हैं, और उसके बाद इन मॉलिक्यूल्स को हेयर ग्रोथ सीरम की फॉर्म में मार्केट में लाया जाता है। अब कई हेयर ग्रोथ सीरम्स होते हैं मार्केट में, कुछ सस्ते इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं जिनसे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं, बहुत महंगे इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं जिनसे एक्चुअली में फर्क पड़ता है। साइंस के अकॉर्डिंग रिडेंसिल हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, एंड अगेन बालों को ग्रोथ फेज में पुश करता है जिसकी वजह से बाल उगते हैं। बायकैपल होता है जो कि बालों को रूट से स्ट्रेंथन करता है जिससे बाल टूटते कम है। और रोजमेरी एक्सट्रैक्ट के बारे में सब जानते हैं कि ये डीएसटी को ब्लॉक करता है, और डीएसटी ही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हम लड़कों में हेयर फॉल होता है। और इन सबके कॉम्बिनेशन से जो हेयर ग्रोथ सीरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जो यूज करता हूँ मैं वो पर्सनली बताऊंगा आपको, लेकिन हाँ अगर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन किसी और सीरम में मिलता है तो आप वो यूज करो। मैं जो यूज करता हूँ उसकी तो मैंने कितनी बॉटल्स खत्म कर दिया भाई, कोई गिनती नहीं है, क्योंकि मुझे रिजल्ट दिखे। मैं क्यों बंद करूं इसे यूज करना जब मुझे हेयर ग्रोथ दिख रही है, मेरा हेयर फॉल कंट्रोल में आ रहा है। अब इसे लगाने का तरीका ये है कि जिस दिन मैंने डर्मा रोलिंग करी है बस उस दिन छोड़ के मैं हफ्ते के बाकी सारे दिन यानी कि हफ्ते के 6 दिन मैं इसे रेगुलरली रात को सोने से पहले अप्लाई करता हूँ। अपनी हेयर लाइन के अराउंड अप्लाई करता हूँ, अपने बालों के बीच में भी अप्लाई करता हूँ, अच्छे से मसाज करता हूँ अपने बालों की। और एक और चीज मैंने नोटिस करी कि इस हेयर ग्रोथ सीरम को लगाने की वजह से बालों की ग्रो करने की स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है, बाल बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं। ये सिर्फ मैंने ही नहीं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर दोस्त भी हैं मेरे जिनको मैंने ये रेकमेंड करा है, उन सब ने नोटिस किया है कि जब भी वो इस हेयर ग्रोथ सीरम को यूज करते हैं उनके बाल बड़ी तेजी से ग्रो होते हैं भाई। तो अगर तुम्हें बाल ही अपने लंबे करने हैं, तुम लंबे बाल वाला हेयर स्टाइल रखना चाहते हो, तो भी तुम्हें इस हेयर ग्रोथ सीरम को यूज करना ही चाहिए। मेन बात यह है कि भाई यूज करना स्टार्ट करो और जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि जितना डिले करते जाओगे उतना ही तुम्हारा हेयर लॉस जो है वो परमानेंट होता जाएगा। एक दिन माइक्रो नीडलिंग कर रहा था, 6 दिन हेयर ग्रोथ सीरम लगा रहा था, अच्छी डाइट फॉलो कर रहा था, एक्सरसाइज भी रेगुलरली करता हूँ, फिर भी मैंने नोटिस किया था कि मेरे बाल झड़ते थे। एक टाइम हुआ इस साल में जब मेरे बालों की झड़ने की स्पीड अचानक से इंक्रीज हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। तो मैंने अपना एक रेगुलर चेकअप करवाया जिसमें मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, और उसमें मुझे पता चला कि मेरी बॉडी में एक चीज की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, क्रिटिकल कमी हो गई थी, और वो था विटामिन डी। फिर मैंने रिसर्च करा और मुझे एक स्टडी मिली इंटरनेट पे जिसमें एक मेल पैटर्न बॉल्डनेस के पेशेंट्स पे लगभग 3000 पेशेंट्स पे टेस्ट किया गया था कि उनकी बॉडी में किस विटामिन की मेनली कमी है, और सबकी बॉडी में ऑलमोस्ट 95% की बॉडी में विटामिन डी की कमी थी। जब से इस सोशल मीडिया की लाइन में आए हैं, ज्यादातर टाइम घर के अंदर ही रहता है, तो भाई धूप कैसे मिलेगी, और धूप से ही मिलता है विटामिन डी। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि विटामिन डी की वजह से हेयर ग्रोथ हो जाता है, बाल नहीं आने लग जाते, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि विटामिन डी की कमी की वजह से हेयर फॉल हो सकता है। तो अगर तुम्हारे भी बाल झड़ रहे हैं और तुम्हारा धूप में आना जाना कम है, ज्यादातर टाइम तुम घर में या ऑफिस में रहते हो, ज्यादा टाइम सनलाइट में नहीं रहते हो, तो तुम्हें जरूर चेक करवाना चाहिए कि तुम्हारे विटामिन डी के लेवल्स कहीं कम तो नहीं हो गए। और अगर डेफिशिएंसी है तो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट लो, नहीं तो सप्लीमेंट ले लो जैसे कि मैं भी लेता हूँ, एंड डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल रहा हूँ तुम्हारे बालों में नई जान आ जाएगी, हेयर फॉल रिड्यूस हो जाएगा। इसके साथ पानी ज्यादा पियो, एक अच्छी डाइट फॉलो करो जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, प्रोसेस्ड फूड, चीनी कम हो, बाहर का खाना मेनली कम खाओ, घर का खाना ज्यादा खाओ। इससे बालों में एक अच्छी हेल्दी शाइन मेंटेन होती है, बाल ज्यादा हेल्दी रखते हैं। एक और चीज बहुत जरूरी है जो कि एक अच्छा हेयर वॉश रूटीन मेंटेन करना, जिसके बारे में इस वीडियो में नहीं किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बेस्ट हेयर केयर प्रोडक्ट के बारे में बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।